नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 23 जनवरी 2022 और यहाँ पे बाय आपके सवाल मेरे जवाब का 152वां एपिसोड यानी 152 एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कल 22 जनवरी 2022 को सैटरडे को जितने लोगों ने इस सीरीज में पार्टिसिपेट किया, जितने लोगों ने सवाल भेजे, उन सारे लोगों के सवालों को कलेक्ट करने के बाद उनका जवाब लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है, ये 152 एपिसोड यानी कंटिन्यू 3.5 साल से लगभग ये सीरीज चलता आ रहा है। काफ़ी सारे लोगों को इस सीरीज से फ़ायदा होता है। इसमें लोग अपने सवाल भेजते हैं, मैं अपनी समझ के हिसाब से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होती। अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं और इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके भी बहुत सारे सवालों का जवाब ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करूंगा, लेकिन बता दूंगा आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से एंड्रॉइड वर्जन। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल मिलते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल दोनों पर ही। तो चलिए शुरुआत करूंगा आपके सवाल मेरे जवाब का 152वां एपिसोड। और फिर से एक जानकारी है कि स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हैं, जहाँ पर अनलिमिटेड स्विंग कॉल्स मिलते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे लिंक के थ्रू फायर्स, एलायंस ब्लू, ज़ेरोधा या एंजल वन किसी एक में भी अकाउंट ओपन कराना होगा। देन अपने आईडी का स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ पे आप लाइव जो है अनलिमिटेड स्विंग कॉल्स प्राप्त करेंगे। बहुत सारे कॉल्स मिलते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स की जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। आप ही लोगों ने मुझे बताया, तो इसके लिए मैंने वो शुरुआत किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके सवाल मेरे जवाब का 152 एपिसोड का। देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। तो सबसे पहला सवाल सूरज जी ने बीकानेर से भेजा। इन्होंने लिखा ऐसा ट्रांसक्विन 30 शेयर खरीदा है 1377 रुपये पे 1377 में, प्लीज गाइड है सर। सर उसका स्टॉप लॉस नीचे के लेवल पर ही है। ऐसा ट्रांसक्विन पे आप शायद वीडियो नहीं देखते हैं सूरज जी, इसको माफ़ी चाहूँगा मैं बोलने में, क्योंकि मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ निफ्टी, फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस, है ना। उसमें मैं ऐसा ट्रांसक्विन के बारे में बताता हूँ एक डेली। आज भी मैंने पोस्ट किया हुआ है, तो आज भी आप अगर उस वीडियो को आप जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे बता दिया मैंने कि उसका वहाँ पे क्या स्थिति है। इसका स्थिति क्या है, मैंने वहाँ पे आपको समझाया है सारे लोगों को। मैं डेली ये वीडियो पोस्ट करता तो भाई कि 1150, इसको अगर ये 1150 को तोड़ देगा ऐसा ट्रांसफर, तो बहुत ही खतरनाक जोन 1100 तक भी नीचे पहुँच सकता है, क्योंकि ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1150। ये ब्रेक डाउन हो गया अगर नीचे किसी कारणवश, तो ये डायरेक्ट फिर चला जाएगा 1095 से लेकर 1100 के आसपास में आपको आता हुआ दिख सकता है। अगर ये ऊपर जाना है तो यही जगह है जहां से ये ऊपर जा सकता है। आपने चूंकि 1366 के भाव पे लिया हुआ है, ऊपर के भाव पे लिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा 1377 और भी ऊपर लिया हुआ है। 1377 पर आसपास में आपने लिया, लगभग इस जगह के आसपास में प्राइस पे पकड़ा है आपने यहाँ पर, है ना, इस एरिया पर। तो अभी इसको दिक्कत है सर। दिक्कत तब तक ठीक नहीं होगा जब तक इसको 1250 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करे। 1250 से 1265 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तभी एक वॉल्यूम वाइज तभी एक मूवमेंट बन सकता है। अदरवाइज अगर ये नीचे ब्रेक कर गया तो 1150 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1150 के बाद बहुत बड़ी गिरावट फिर इसमें बन सकता है ऐसा ट्रांसफिन में। तो मैं डेली बताता हूँ। खैर आपने यहाँ पे पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। आपका टाइम पीरियड जो है 1 मंथ का है, तो 1 मंथ में देख लिया, अगर 1150 के ऊपर टिक गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको लॉस बुक कर लेना चाहिए, एक बार वहां से एग्जिट हो जाना चाहिए। हाँ, वापस दोबारा उस लेवल के ऊपर आ जाता है जो इस एरिया के ऊपर है 1250 से 75 के ऊपर, दोबारा एंट्री कर सकते हैं। अगर इससे बदला लेने का दिमाग में हो तो कि नहीं इसी से मुझे बदला लेना है, तो फिर 1250 से 75 के ऊपर बाइंग बनेगा, उसके पहले फिर नहीं बनेगा। तो ये है सूरज जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल लिखा हुआ है, अगला सवाल लिखा है यमुनानगर हरियाणा से यशपाल शर्मा जी ने। यशपाल शर्मा जी ने लिखा है कि मैंने इन्फीबीम और हिंदुस्तान यूनिलीवर में पोजीशन बनाना चाहता हूँ 6 मंथ के लिए, प्लीज एंट्री पॉइंट और स्टॉप। इन्फीबीम सर 40-50 रुपए का स्टॉक है, क्या उसमें परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। इन्फीबीम देखिए आईटी में एक ये ऐसा स्टॉक एक समय हुआ करता था जब काफ़ी मूवमेंट में रहता था, फिर इसने अपने आप को स्पिल्ट किया, पता नहीं इसको क्या क्या हुआ नहीं हुआ,
इसने अपने आप को स्पिल्ड किया, तब से ये नीचे के भाव पे, फिर उसके बाद कोरोना आ गया, बहुत चीज़ें हुआ, काफ़ी कोशिश भी किया, स्ट्रगल किया। इसने नीचे के भाव 13 रुपये एक बार तो फ्री में मिल रहा था 13 रुपये में, और वहाँ से फिर ये 56 रुपये तक गया हुआ है। आपको पोजीशन बनाना है सर, मैं इसके बारे में भी बताता रहता हूँ। आपको इसका 38 से लेकर 40, अगर उसके इस जगह पर अगर आपको पोजीशन एक बार में बनाना है, मेरा मानना है कि एक बार में सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए कभी भी। आपको अगर ये 35 से 38 रुपये के आसपास मिलता है तो ये एक बढ़िया बाय जोन होता है कि जिस जगह पर आपको यहाँ पे बना एक बार पोजीशन रिस्क लिया जा सकता है 35 से 38 रुपये के आसपास में। एक पूरा पोजीशन आपको यहाँ पे नहीं डालना है। अगर करंट भाव पे लेना चाहते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे ले, थोड़ी क्वांटिटी नीचे आने पर ले। मान लीजिए आपने थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे उठाया और ये नीचे नहीं आया तो ऊपर चला गया, तो ऊपर 46 के बाद रेस्ट क्वांटिटी आप डाल सकते हैं। यानी ऊपर हम 46 से 48 के ऊपर पोजीशन करेंगे और नीचे हम 36 से 38 के आसपास में पोजीशन बना सकते हैं। तो ये है इन्फीबीम पर यशपाल जी मेरा अपना व्यू। दूसरा स्टॉक आपने जो चुना है वो है आपके लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर। कोई बात नहीं। देखिए अगर इन्फीबीम का टारगेट की बात करें तो अगर ये 48 के ऊपर सस्टेन करता है तो 52, 54, 56 के टारगेट बनेंगे। लेकिन अगर नीचे के लेवल से मिलते हैं देन यहाँ से एक अच्छा पोजीशन अपसाइड में बन सकता है। थोड़ा वेट करना चाहे तो वेट कर लीजिए नीचे के लिए, अदरवाइज पूरी क्वांटिटी मत डालिए। अगर आपको लगता है नहीं यहीं पर सही ले सकते हैं तो यहाँ पे भी आप रिस्क ले सकते हैं। बड़ा स्टॉप लॉस आपका नहीं है इस जगह से तो आप पूरी क्वांटिटी ना डालें, थोड़ी क्वांटिटी यहाँ डालें, थोड़ी क्वांटिटी ऊपर ले लें, ब्रेकआउट होने के बाद या नीचे आने पर फिर एक्यूमुलेट कर लें। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं तो आप हिंदू यूनिलीवर में भी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अभी तो पिटाई हो रखी है सारे स्टॉक्स की और लगभग स्टॉक जो है नीचे के भाव पे आ भी गया। एक मन जो फ्राइडे को मार्केट गिरा उसमें सिर्फ एफएमसी, मेरा एक लाइव सेशन में मैंने आया था जब पिछले बार, तो मैंने कहा था कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे हेज करना चाहिए, किस किस सेक्टर के स्टॉक्स पे नज़र रखना चाहिए और उसको किस सेक्टर से हेज करना चाहिए। मैंने वो उसको एक ब्रैकेट पोर्टफोलियो बना के समझाया था कि किस तरह से ब्रैकेट में बंद करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को और किस सेक्टर से हेज करना चाहिए। तो उसमें एक सेक्टर एफएमसीजी भी था। मेरे ख्याल से ये बढ़िया लेवल है 2200 के आसपास में हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आपको मिल रहा था तो अच्छी बात है। ये अच्छी जगह पे है जहाँ पे आप 2200 के आसपास में पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 2100 के 50 का लेके चल सकते हैं। अगर यहाँ पे मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तो ऊपर चला गया। तो अगर ये कल सोमवार को 2340, 45, 50 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो 2400, 2450 के लिए फिर बाय का पोजीशन बना सकते हैं। एक बार अगर ये 2475 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर बड़े टारगेट भी देखने को बन सकते हैं। 2550 से 2600 तक के भी टारगेट बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर ये नीचे आता है 2200 के आसपास अगर बनता है तो आपको यहाँ पर एक बार होल्ड करके रखना चाहिए। ये मेरा व्यू है हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। यशपाल जी, उम्मीद है फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलेंगे। और अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा। तनवीर आलम जी दिल्ली से लिख रहे हैं, सर मेरे पास कैनफिन होम 610 की बाइंग है। ओके, मेरे पास कैनफिन होम 610 की बाइंग है, भारतीय एयरटेल 715 की बाइंग है, यूपीएल 815 की बाइंग है। टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? ओके, कैनफिन होम है, भारतीय एयरटेल है और यूपीएल है। कैनफिन इन्होंने 610 रुपये के आसपास में लिया हुआ है। तो चलते हम लोग चेक करते हैं। कैनफिन होम आपने 610 के आसपास मिल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 594 आ गया। देखिए अभी थोड़ा सा वीकनेस तो आपको मिलेगा इस स्टॉक्स में देखने में। वीकनेस इसलिए भी है कि ये एक अच्छा वन वे मूवमेंट गया था, प्राइस चैनल में बनाते हुए अच्छा साइड में वन वे गया था, लेकिन अभी उस नीचे मार्केट के ट्रेंड की वजह से थोड़ा नीचे आ गया। अगर ये 585 के नीचे सोमवार को ट्रेंड करता है तो एक बार ये आपको नीचे 560 पर आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस 540 से 50 के आसपास का लगाना होगा। 620 के ऊपर निकलने के बाद फिर आपको आपका बाइंग प्राइस 660, 680 तक भी आता हुआ दिख सकता है कैनफिन होम में। ये है अपना 610 पे लिया तो नज़दीक में, ज़्यादा कोई दूर नहीं। भारतीय एयरटेल 715 की बाइंग है, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है सर। भारतीय एयरटेल तो दिवाली पोर्टफोलियो वाला में भी था और आपके पास 715 की बाइंग है, कहीं कोई परेशानी नहीं। 720 का एक ब्रेकआउट एरिया है इसका। 720 के ऊपर अगर भारतीय एयरटेल निकलता है तो फिर आपको एक मूवमेंट भारतीय एयरटेल में 720 के ऊपर देखने को बनेगा। भारतीय ज़बरदस्त मूवमेंट। देखिए ये स्टॉक ऐसा है ना, आपको पता है भारत में इतना करोड़ों का आबादी रहता है और उसके टेलीफोन मोबाइल को सिर्फ एक कंपनी होल्ड नहीं कर सकती, एक कंपनी सर्विस नहीं दे सकती। तो इसके लिए क्या है कि दो ही कंपनी है मार्केट, बड़ा प्लेयर, एक है जियो, एक है आपका एयरटेल। तो एयरटेल पे आपको बिलीव करके चलना होगा। मार्केट की गिरावट में ये अपने आप को छोटा कर लेता है, मार्केट के पॉजिटिव के साथ ही अपने आप को बड़ा कर लेता है। तो आप इस पर थोड़ा भरोसा करिए। 720 से 30 के ऊपर निकले बाद 760 से 80 के टारगेट बनेंगे। स्टॉप लॉस जो बनेगा
840 के आसपास का, जहां से ये बाउंस करके ऊपर जाता है उस जगह का स्टॉप लॉस लगा। थोड़ा इसको लंबे समय के लिए होल्ड करिए, शॉर्ट टर्म के लिए इसको मत देखिए भारतीय एयरटेल को। ये मेरा अपना व्यू है इस पर। 815 का यूपीएल है, तो सर बजट के बाद देखिएगा ना यूपीएल को, क्या टेंशन। 815 पे लिया है तो क्या दिक्कत हो गया सर, यूपीएल बड़ी बात है। इसको बजट के आसपास देखेंगे ना, 815 845 तक चला गया था, कोई बात नहीं। बहुत सारे टीवी पे रिकमेंडेशन आए थे यूपीएल खरीद लो, है ना, यूपीएल तो अब ये हो जाएगा और ये यूपीएल वो हो जाएगा। लीडर है, बड़ा प्लेयर है, इसमें नो डाउट। यूपीएल एक समय हमारा फेवरेट स्टॉक भी रहा है। यूपीएल फिर स्पिल्ट हुआ, स्पिल्ट होने के बाद वापस उसी भाव पे पहुंच गया जिस भाव पे ये स्पिल्ट हुआ था। तो ये इसकी काबिलियत दिखाता है यूपीएल की, है ना। एक अच्छा मोमेंट वाला स्टॉक है यूपीएल। देखिए यूपीएल आपने 815 के ऊपर लिया है, 815 ही इसका रेजिस्टेंस एरिया है। 815 से 820 को अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो आपको एक अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे जो 840 से 860 की तरफ लेके जा सकता है। नीचे 770 750 का एक स्टॉप लॉस लगा के इस कंडीशन में आपको होल्ड करके चलना होगा। सर आपकी बाइंग है 815 तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं तनवीर जी। बजट के आसपास में आप इसको एग्जिट करें तो ज़्यादा बेहतर। तो ये है तनवीर जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है मनीष जी ने दिल्ली से लिखा है, मनीष फ्रॉम दिल्ली। इन्होंने लिखा है नीड टू नो प्रोबेबल एसएल एंड टारगेट। इजी ट्रिप 576 50 शेयर इन्होंने खरीदा है। टाटा कॉफी 221 100 शेयर को। पेट्रोनेट 214 के रुपए पे लिया है 400 शेयर। कोल इंडिया 160 400 शेयर, और जेएम फाइनेंशियल 79 शेयर 79 के भाव पे 700 शेयर लिया। बर्गर किंग 144 के भाव पे 250 शेयर लिया। सेल 112 के भाव पे 800 शेयर लिया है। वाह, 1 2 3 4 5 6 7 सर सारे स्टॉक्स को मैनेज कर लेते हैं। इतने सारे स्टॉक्स एक बार में अगर आप ले लेते हैं, पता नहीं ये शायद आपने शॉर्ट टर्म लिया हो तब तो अलग बात है। अगर लॉन्ग टर्म लिया हो तब तो कोई बात नहीं। अगर शॉर्ट टर्म लिया हो तो एक बार में इतने सारे स्टॉक्स को ना मैनेज करने में कहीं ना कहीं परेशानी तो आ ही जाती है। खैर कोई दिक्कत नहीं। इजी ट्रिप 576 पे लिया तो सर आपको एसएल चाहिए, इसके एसएल एंड टारगेट। अभी आप इजी ट्रिप और आईआरसीटीसी ये दो ऐसे स्टॉक्स है जिस पर आपको होल्ड रखना चाहिए। इजी ट्रिप अभी क्या देने वाला है आपको पता है, अभी इजी ट्रिप बोनस देने वाला है, तो अभी आप बोनस का वेट करिए थोड़ा सा, ठीक है। आपको ये पक्का बोनस देगा, और अगर आपने पहले से होल्ड कर रखा है तो ये बोनस देने वाला है, बोनस जारी करेगा। और आपने जो खरीदा है कि इसके भाव पे खरीदा है ये देख लेते हैं। आपने 576 पे लिया है, 568 चल रहा है, 7 पॉइंट नीचे आपके आसपास में। इसका जो स्टॉप लॉस सही स्टॉप लॉस बनता है वो सर 500 का बनता है, बड़ा दूर का बनता है। इसमें मैं माफ़ी चाहूँगा, अगर सही स्टॉप लॉस कहते हैं तो 500 का बनता है। अगर उतना बड़ा नहीं लेना है, जाहिर सी बात है लेना भी नहीं चाहिए उतना बड़ा, तो आप 520 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मैनेज करके रखिए। 520 के नीचे आने पे थोड़ा ये आपको गिरावट दिखाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से 520 आना नहीं चाहिए। ये अगर 585 को यहीं से बाउंस कर गया तो फिर आपको 600 620 तक के टारगेट भी इजी ट्रिप में देखने को बनेंगे। सेल आपने 115 के आसपास में लिया हुआ है, मेरे ख्याल से सेल में भी होल्ड करके चलना चाहिए। सेल में 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगता है, 102 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 100 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस है, लेकिन जैसे ये 100 रुपीज़ का मैंने स्टॉप लॉस बोला तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास है, बिल्कुल है स्टॉप लॉस के पास है 100 रुपीज़ के पास है। एक बार अगर आपको एग्जिट होना है तो इसी एरिया 100 के नीचे आने पे एग्जिट करेंगे। दोबारा पोजीशन अगर आपको बनाना होगा तो सर 110 रुपये के ऊपर बनेगा। 110 के ऊपर मैंने कई बार, हर बार निफ्टी फार्मा मेटल IT वाले में मैं बताता ही रहता हूँ कि इसका सही एरिया बनेगा 110 रुपये के ऊपर। इस एरिया के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो आपको एक अच्छा पोजीशन सेल में बनेगा जो 115 120 और 125 तक लेके जा सकता है। और आपका जो बाइंग प्राइस भी है तो 115 रुपये के 112 रुपये के आसपास है। तो एक बार 110 को निकलने दीजिए सर, फिर अच्छा मूवमेंट बनेगा। जेएम फाइनेंशियल 79 के भाव पे लिया है 700 शेयर, कोई बात नहीं। जेएम फाइनेंशियल अगर आपको भारत के लोगों पे भरोसा है और ये लगता है कि आगे आने वाले समय में मार्केट का काम और बढ़ने वाला है, नए लोग और मार्केट में आएंगे, तो आपको जेएम फाइनेंशियल को होल्ड करना चाहिए 64 के एसएल के साथ। 75 78 का एक रेजिस्टेंस एरिया, बड़ा रेजिस्टेंस 80 का, 80 का ऊपर 80 को पकड़ ही चलेंगे। 80 के ऊपर निकलने के बाद जेएम फाइनेंशियल में एक अच्छा मूवमेंट बनेगा जो 85 से 90 तक के टारगेट दिखा सकता है। 80 से ये बार बार रिजेक्ट होता है। नियर टर्म में देखें तो ये थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट आपको दिखा सकता है, तो आप 64 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके जेएम फाइनेंशियल में होल्ड कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में इन लोगों का काम वैसे भी बढ़ने वाला है। कोल इंडिया 160 के पर लिया है 400 शेयर, और पेट्रोनेट भी आपके पास है। कोल इंडिया और पेट्रोनेट, चलते कोल इंडिया को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। कोल इंडिया
और कोल इंडिया का भाव आपने 164 पर आपने ले लिया है कोल इंडिया को ना, 160 पर, कोई दिक्कत नहीं सर। 160 लिया 150 सर, डिविडेंड खाना है ना अगर, तो इससे बढ़िया स्टॉक ही नहीं मिलेगा। कोल इंडिया, ओएनजीसी, सेल, भेल, गेल, ये सब तो डिविडेंड देने में कंपनी को मुनाफा हो कि ना हो उससे मतलब नहीं, लेकिन ये अपने शेयर होल्डर को पूरा मुनाफा देती है, कारण कि मूवमेंट जितना ग्रोथ उसका साल भर में नहीं होता उससे ज़्यादा तो वो डिविडेंड दे देती है। तो डिविडेंड के लिए अगर रखना तो बिल्कुल इसको रखिए, अदरवाइज मैं ऐसे स्टॉक्स को पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जो है ना, ये वैल्यू स्टॉक तो है, ये ग्रोथ स्टॉक नहीं है। स्टॉक दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है वैल्यू स्टॉक, होता है ग्रोथ स्टॉक। तो ये वैल्यू स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक नहीं। मुझे पसंद होते हैं अक्सर ग्रोथ स्टॉक वाले, है ना, जिसमें ग्रोथ हो। वैल्यू ये देता है, यानी कि ये आपको प्राइस को जो है ना खत्म नहीं होने देगा। एफडी से रिटर्न, एफडी के मुकाबले रिटर्न दे सकता है, एफडी से ज़्यादा भी रिटर्न दे देगा सालाना, लेकिन ग्रोथ नहीं देगा। आप 2 साल बाद भी देखेंगे तो यही भाव पे आपको नजर आएगा। बात समझ रहे हैं कि ऊपर जाता है फिर पिटाई हो जाती है फिर नीचे आता है। तो इस हिसाब है कि अगर आपको डिविडेंड खाना है तब तो ये बढ़िया स्टॉक है, अगर आपको ग्रोथ लेना है तो उतना ज़्यादा इसमें मुझे मूवमेंट बनता नहीं। 160 आपने लिया, 150 के आसपास चल रहा है, तो इसका स्टॉप लॉस भी बढ़ेगा तो 120, 140 से 145 के आसपास में एक स्टॉप लॉस बनता है। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं तो कभी ना होल्ड करूँ। ऊपर अगर ये नया मूवमेंट कब बनेगा ये सवाल है, तो 170 के ऊपर जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक इसमें कोई भी पोजीशन नहीं बन सकता। 170 के ऊपर निकलने के बाद आपको 175-80 तक के टारगेट बन सकते हैं कोल इंडिया पे। तो ये है मनीष जी कोल इंडिया पे मेरा अपना व्यू। और कोल इंडिया के बाद आपने लिया है पेट्रोनेट 214 रुपये के भाव पे। पेट्रोनेट एलएनजी को लिया, बड़ा सुस्त स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी, ये देखिए 214, ठीक है सर, 200 रुपये का राउंड नंबर का स्टॉप लॉस लगाइए। 200 रुपये के नीचे आना नहीं चाहिए ऐसा, अभी तक तो इतने दिनों में 200 के नीचे ये गया नहीं है, ये बार बार 200 के पहले ही बाउंस कर जाता है। तो एक सही स्टॉप लॉस आपको 200 रुपये का रखना है, क्योंकि ये जो कोरोना काल वाला मार्च में आया था 2020 में, उसके बाद उसी समय गया था 200 के नीचे, उसके बाद ये गया नहीं। तो 200 के पास जाना नहीं चाहिए, यहाँ से ऊपर ही रहना चाहिए। तो एक सही स्टॉप लॉस 200 रुपये के आसपास का लगा के आप चल सकते हैं। 220 के ऊपर अगर मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो वापस 230, 240 तक के टारगेट पेट्रोनेट एलएनजी आपको दिखाएगा। टाटा कॉफी 221 और बर्गर किंग 144, ठीक है। टाटा कॉफ़ी आपने लिया है तो स्टॉक ठीक है सर, टाटा कॉफ़ी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो कॉफ़ी और ब्राज़ील में क्या क्या दिक्कत हो गया जिसकी वजह से कॉफ़ी का डिमांड बढ़ा और भाव बढ़ा, तो इस स्टॉक में भी अच्छा मूवमेंट आया। तो इस स्टॉक को आगे भी रखना चाहिए मेरे ख्याल से। कॉफ़ी तो नेसेसरी चीज़ हो गया लोगों के लाइफ में, है ना, चलो यार आज कॉफ़ी पीते हैं टाइप का बोलते हैं, तो इसका मतलब कॉफ़ी आपको ज़रूर नज़र रखना चाहिए। 200 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ऊपर 230 का रेजिस्टेंस है, वो हर्डल है, अगर वो ब्रेकआउट आता है 230 के ऊपर तो 240 से 50 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में भी आपको बन सकते हैं। मुझे लगता है कॉफ़ी पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए, टाटा कॉफ़ी पे। बर्गर किंग आपने लिया हुआ है 144 के भाव पे और 135 आ गया है। मैंने बर्गर किंग पे एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि ये जो करेंट सिनेरियो चल रहा है इसमें बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने नीचे के भाव पे मिल रहे हैं, अपने बिल्कुल ऐसे भाव पे मिल रहे हैं जो कि वहाँ पर वो दोबारा आना नहीं चाह रहा था लेकिन वो फिर भी आया, और ये मार्केट की महिमा है। लोगों को, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले ही मैसेज किया, सर मार्केट इतना ऊपर चला गया, क्या स्टॉक फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर, क्या यहीं पे ले लें। अब वो मार्केट नीचे आ गया, फिर वो लोगों का सवाल आता है, सर मार्केट इतना नीचे आ गया सर, डर आ गया सर, क्या स्टॉक ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में लोगों को परेशानी, नीचे आता है तो परेशानी, ऊपर जाता है तो परेशानी। तो भाई ये मार्केट है, ऊपर नीचे होता रहेगा भाव। आपका व्यू क्या है? मैं बर्गर किंग पर बहुत ही पॉजिटिव व्यू रखता हूँ कि भाई अगर आप आगे से 10 साल देखते हैं ना तो अभी जो बर्गर और पिज्ज़ा का ज़माना है वो आगे जाके और बढ़ने वाला है, नहीं बढ़ेगा। आपका बच्चा, बाल बच्चा, सारे लोग बर्गर पिज्ज़ा पे ज़्यादा टूट पड़ते होंगे बनस्पत घर के खाने से। घर के खाने से एलर्जी हो जाती है आज के बच्चों को, वो बर्गर पिज़्ज़ा ज़्यादा खाता है। तो सर जो बर्गर पिज़्ज़ा हम आप तो नहीं बनाएंगे ना, बनाएगा ये कंपनी लोग बनाएगा। तो अगर आपका इसमें व्यू 10 साल 5 साल का आगे रखें तो इसको रखें जरूर, या नीचे आने पे एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं बर्गर किंग पे। स्टॉप लॉस अभी अगर निकलना होगा तो 125 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के बर्गर किंग पे आपको चलना होगा। तो ये है मनीष जी आपके सवालों पे मेरा पूरा का पूरा व्यू। पसंद आओ तो जरूर फीडबैक दें, और टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। मनीष जी के बाद सवाल भेजा है सीके पंडित जी ने गुजरात अहमदाबाद से कि जोमेटो को किस प्राइस में बाय करना चाहिए। कि सर किसी भी प्राइस पे बाय कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। जोमेटो अभी का जो भाव है, अभी किसी पहले ने भी पूछा था क्या यहाँ पे मुझे ले लेना चाहिए, कर लेना, मैंने मना किया नहीं अभी नहीं लो, ठीक है। लेकिन अभी देखिए ये जो है ना, ये इसका लिस्टिंग प्राइस है, जिस समय वो लिस्ट हुआ था ये लिस्टिंग प्राइस के पास
आ चुका है। अब ध्यान से सुनिए, ये लिस्टिंग प्राइस के वाले के पास में भी आ गया और वहां से ज़्यादा स्टॉक ऊपर भाग गया। तो ये अगर आपको पूरा मान लीजिए आपको जितनी क्वांटिटी लेना है उसका 50% इस जगह पे लीजिए, नीचे आता है तो 50% और डाल दीजिए, 25%, है ना। इस जगह पे भी आप छोटी क्वांटिटी डाल के टेस्टिंग के लिए रख सकते हैं, बाकी नीचे आने पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर ये 100 रुपये के आसपास, मेरा भाव तो 70 रुपये, मैं तो चाहता हूँ कि 70 पे आ जाए तो अच्छा आ जाए, है ना, फिर मजा आएगा वहाँ पे, फिर भर भर के माल उठाया जाएगा। लेकिन वहां तक आएगा नहीं, उम्मीद नहीं है। 120-25 के ऊपर निकल जाए, सेफ लेना। यहाँ पे डर लग रहा है तो 125 के ऊपर लीजिएगा सर, उसके पहले मत लीजिएगा जोमेटो को। 125 के ऊपर निकलेगा तो पोजीशन बढ़िया बनेगा। ठीक है पंडित साहब, बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। पंडित जी के बाद अगला सवाल है गोविंद प्रसाद जी, रुड़की उत्तराखंड से लिख रहे हैं, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज को इस समय लेना सही समय है 3 से 5 साल के लिए? प्लीज अपना विचार बताने की कृपा करें, धन्यवाद। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, अच्छा सिर्फ उज्जीवन फाइनेंशियल, कोई बात नहीं सर। उज्जीवन फाइनेंशियल, अगर आपको लॉकडाउन वगैरह सब ठीक होता हुआ लग रहा है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और हाँ बिल्कुल ले, अगर आपको एक ये दिमाग में लेके चल रहा हूँ कि हम इस जगह पे लेते हैं और अगर यहाँ से 20 पॉइंट नीचे आ गया तो हम डरेंगे नहीं, तभी आप लीजिएगा इस जगह पे। अदरवाइज इसका सही जगह है 120 से 125 के आसपास। अगर वहाँ पे अगर आता है आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस तो एक बार वहाँ पे पोजीशन बनाते हुए दिखता चाहिए, क्योंकि ये जो प्राइस है ना 120 से 25, ये वही कोरोना काल वाला प्राइस है, यानी कि जब मार्च में वो इस प्राइस के आसपास आया था। इसलिए देख रहे हैं, मुझे याद लगभग प्राइस है, ताकि 120 से 125 के आसपास अगर मिले तो दिस इज बेस्ट बाइंग प्राइस, फिर वहाँ से अच्छा बाइंग होगा, ऊपर की साइड में भागेगा। और अगर नहीं आता है नीचे ऊपर चला जाता है तो 160 के ऊपर फिर लेंगे, 180 से 190 के टारगेट के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को। ठीक है सर, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज को, सॉरी 3 से 5 साल के लिए लेना है तो टेंशन ही नहीं है सर। फिर 3 से लंबा व्यू रखा है तो फिर सोचना क्या है, चलने दीजिए ना। आता है नीचे तो अच्छी बात है, वहाँ पे एक्यूमुलेट कर लेंगे, नहीं तो करेंट भाव पे अगर ऊपर नीचे ब्रेकआउट आता है तब फिर आप ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस उस कंडीशन में अगर अभी करेंट भाव पे अगर लेते हैं तो स्टॉप लॉस 120 रुपये का लगा के चलना होगा। तो ये है गोविंद प्रसाद जी, आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब, रुड़की उत्तराखंड से इन्होंने भेजा है। अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा। अगला सवाल है जुबैर कुरैशी जी, सऊदी अरेबिया से लिख रहे हैं। सऊदी अरेबिया, जुबैर कुरैशी जी, चलिए यहाँ लिख रहे हैं, इनका क्या सवाल है कि सर स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में जो स्टॉक प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें किस तरह से पोजीशन बनाए, बाय और सेल का ऑर्डर लगा रखें। एक्चुअली स्टॉक बहुत सारे हो जाते हैं, सबको बार बार देखना पॉसिबल नहीं होता है। मत देखिए सर को, सबको क्यों देखना है? मुझे तो यही लोगों की चीज़ें समझ नहीं आती, सबको क्यों देखना है सर। मैं कहता हूँ आप होटल में जाते हैं तो सारे खाने को क्यों देखने लगते हैं? आप सिर्फ वो खाना देखिए ना सर होटल में जो आपको पसंद आता है। बात समझते, मैं कई बार बोली तो बोल के मैं थक गया। लोग सारे स्टॉक देखने, 10,000 स्टॉक है तो देख लीजिए, फिर 10,000 बैठ के स्टॉक, कोई फायदा नहीं है ना। आपको होटल जब जाते हैं तो आपको बहुत सारे खाने के बारे में बोला जाता है, वेटर लेके आता है ऑर्डर, सर उत्पम इडली बड़ा, मेंदू बड़ा, ये वो डेट पूरा, क्या कहते हैं, सब दे दो। नहीं ना भैया, जो आपको पसंद है ना, जो आपको अच्छा लगता है आप वो लीजिए ना, जो आपको अच्छा पसंद आ रहा है वो स्टॉक लीजिए ना। मैं प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे हैं। किसी को मैं इसलिए प्रोवाइड करता हूँ क्योंकि किसी को मान लीजिए ये स्टॉक नंबर ए पसंद आएगा, किसी को स्टॉक बी पसंद आएगा, किसी को स्टॉक सी पसंद आएगा। जरूरी थोड़ी है कि जो आपको पसंद आ रहा है वो दूसरे को भी पसंद आए, नहीं। तो आपको जो पसंद आया ना उस स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में जो मैं प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप के बारे में बता दूं कि अगर फायर्स, एलायंस ब्लू, एंजल वन या ज़ेरोधा में अगर आप मेरे अकाउंट से लिंक से अकाउंट ओपन कराते हैं तो मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कॉल प्रोवाइड होते हैं। तो वहाँ पर और किस तरह से करना चाहिए इसके वीडियो तो मैंने पहले भी बना रखे थे अपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल पर, कि कितना पैसा कब लगाना चाहिए, कितना पैसा किस तरह से डिवाइड करना चाहिए। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, अदरवाइज मैं लिंक प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। अच्छा, तो आप समझ गए, जो आपको पसंद हो आप उस स्टॉक्स पर लगे। मान लीजिए 5 स्टॉक मिले तो जरूरी थोड़ी है 5 खाएंगे बैठ के, क्यों खाएंगे? 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, सबको देखना पॉसिबल नहीं है सर। ये बात मैं भी मानता हूँ, सबको नहीं देखिए, 2-3 को देखिए, पकड़िए, और उसमें आया लेवल अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। 1 लाख को कितने में डिवाइड करें, मैंने बता दिया, इसका पूरा फॉर्मूला मैंने समझाया हुआ है अपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे। चलिए, आप कहते तो है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं सारे, लेकिन मुझे उम्मीद भी है कि नहीं देखते हैं, इसीलिए पूछ रहा, क्योंकि मैंने आप लोगों के, सब लोगों के लिए ही ये वाला बात बताया हुआ कि किस तरह से डिवाइड करना चाहिए अपने फंड को और कैसे। तो आपको वहाँ पे आपको पता है, और आपने शायद उस वीडियो में कमेंट भी दिया था, पता नहीं शायद आप भूल गए हो, फिर से आप देखेंगे बाजार हाट न्यूज़ चैनल में कि कितना पैसा लगाना चाहिए करके एक मैंने वीडियो बनाया हुआ था। वैसे मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उस ग्रुप में आप जाके देख सकते हैं। और
आप लिख रहे हैं आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी सेल के लिए स्विंग ट्रेडिंग कॉल देते हैं, फायर्स में एक लॉट के लिए कितना कैपिटल रखें। अरे सर ये तो बहुत आसान है, आप फायर्स मार्जिन कैलकुलेटर में चाहिए या ब्रोकरेज कैलकुलेटर में, दोनों ही जगह पे आप सीधे जो भी स्टॉक लेने, जो भी स्टॉक, सबका अलग अलग लॉट साइज होता है ना सर, हर एक का अलग स्टॉक लॉट साइज होता है, किसी का 250 का लॉट आता है, किसी का 500 का लॉट आता है, तो उसके हिसाब से आपको जो भी यूज़ करते हैं, जैसे आप फायर्स को पूछ रहे हैं तो फायर्स में जाइए मार्जिन कैलकुलेटर में, वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि कितने फंड की ज़रूरत होती है एक लॉट लेने में, किस स्टॉक्स को आप क्या लेना चाहते हैं। ऐसे 50,000 अगर आप रखते हैं 50,000 के आसपास में, 50,000 के आसपास, तो अपना काम वहाँ पे हो जाता है जुबेर साहब। तो ये है जुबेर जी आपके सवाल पे मेरा अपना व्यू। आप चलेंगे अगला सवाल की तरफ, और इस वाले पे मैंने वीडियो बना रखे हैं और उसका हेडिंग होगा कि इंट्राडे में कितना मार्जिन यूज़ करना चाहिए, बाजार हाट न्यूज़ पे डाला था, और ये चीज़ को आप स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस उसको वहाँ पे लॉट होते हैं, वहाँ पे क्वांटिटी बड़ी होती है, इंट्रा टाइम फ्रेम बड़ा होता है, और यहाँ पे इंट्रा टाइम फ्रेम छोटा होता है। अब आगे बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ, जिसमें जावेद जी कानपुर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं कि सर जोमेटो और पेटीएम को बाय करना है, प्लीज़ कहाँ पर बाय करें 2 से 3 ईयर के लिए। देखिए 2 से 3 साल के लिए करना है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप करेंट भाव पे भी, अभी जोमेटो का सवाल आया था, पंडित साहब ने गुजरात से पूछा था, सीके पंडित जी ने, तो उनका सीधा सीधा उस पर मेरा जवाब है कि भाई अभी 113 रुपये के आसपास में चल रहा है, पूरे क्वांटिटी यहाँ पे ना लगाएं, थोड़ा यहाँ पे लगाएं, थोड़ा नीचे आने पर एक्यूमुलेट कर लें। पहला बात, पेटीएम मेरा अभी भाव नहीं आया, पेटीएम का मेरा भाव है 700 से 800, उसके आसपास अगर पेटीएम आता है तो अच्छी बात है। पेटीएम अभी 950 के आसपास में चल रहा है, अगर पेटीएम की बात करें तो पेटीएम चल रहा है 950 के आसपास में, बिल्कुल 960 पर है ना, तो 700 से 800 के आसपास में मेरा भाव आता है। अगर वहाँ पे आएगा तो एक बार मैं भी एंट्री करने की कोशिश करूँगा, नहीं आया, यहीं से घूम गया तो क्या करें, घूम गया छोड़ देंगे, हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मेरा भाव आएगा तभी ना लेंगे, औने पौने भाव कुछ भी बोलेगा थोड़ी ले लेंगे, नहीं लेंगे सर, मेरा भाव नहीं है ये, तो यहाँ पे मैं भी अवॉइड करना पसंद करूँगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे जावेद साहब। अब अगला सवाल की तरफ बढ़े, और टोनी गुप्ता जी रांची से लिख रहे हैं, इंद्रप्रस्थ मेडिकल बाय किया है 8250 पर, एसएल और टारगेट, एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर को बाय किया है 58 पर, एसएल और टारगेट। सर मार्केट में डर का माहौल छाया हुआ है, क्या आईटी एंड एफएमसीजी में बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, प्लीज सजेस्ट। सर कुछ दिन तो पहले मार्केट में बहुत हावी थे ऊपर के साइड में, अब नीचे का, दोनों ही कंडीशन में परेशानी है सर। और ऑलवेज एफएमसीजी चाहे आईटी चाहे कोई भी, एफएमसीजी ऐसा सेक्टर है जो सेफ बेड होता है। सेफ बेड मतलब कि आपको उसमें टेंशन नहीं होता है, मार्केट गिरे कि ऊपर जाए, आदमी खाना तो खाएगा ना सर, कि खाना नहीं खाएगा, खाना डर से थोड़ी छोड़ देगा। तो एफएमसीजी का कोई भी बढ़िया जो लीडर स्टॉक है, आपको उस स्टॉक्स पर नज़र रखिए। आपने देखा भी होगा अगर मार्केट फ्राइडे को गिरा, तब भी एफएमसीजी सेक्टर की बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसने मूवमेंट दिया पॉजिटिव, 2.5-3% का मूवमेंट दिया, मार्केट गिरावट में भी ये पॉजिटिव मूवमेंट रहा। तो ये चीज़ें आपको समझना होगा कि एफएमसीजी हमेशा एक सेफ बेट होता है मार्केट के गिरावट में। तो ऑलरेडी आईटी में थोड़ा करेक्शन अभी आईटी में और आना चाहिए। निफ्टी फार्मा मेटल आईटी वाला वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे मैंने आईटी के बारे में पूरा बताया हुआ है। उम्मीद है वो उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस भाव पे कौन से स्टॉक्स को लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। तो टोनी जी आपका क्लियर हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ मेडिकल 8250 पे आपने बाय किया है, तो हम लोग चलते हैं इंद्रप्रस्थ मेडिकल को देखते हैं। 82 रुपये 50 रुपये, 76 सर स्टॉप लॉस जो लगेगा वो 70 रुपीज़ के आसपास में लगेगा। 82 के ऊपर जाएगा तो एक बार फिर से आपका प्राइस आ सकता है 88-90 तक के टारगेट मिलेंगे, लेकिन 82 से 83 के ऊपर सस्टेन करेगा तब स्टॉप लॉस अभी 70 रुपये के आसपास लगा लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। एनएफएल बाय किया है 58 पर, कोई बात नहीं, ठीक है, एनएफएल को भी बाय कर लिया है। एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर 58 पर आपने बाय किया, 56-7 के आसपास चले, स्टॉप लॉस जो लगेगा 54 रुपये के आसपास लगेगा। 60 रुपीज़ के ऊपर जाने पर मूवमेंट आएगा, लेकिन बजट मेरे ख्याल से इसको बजट तक के लिए भी थोड़ा होल्ड करके आपको रखना चाहिए। बजट में एक मूवमेंट कर सकता है ये स्टॉक, कुछ मूवमेंट अगर आता है, खेती किसानी संबंधित कोई फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा कुछ कहती हैं तो उसका इम्पैक्ट आना चाहिए इस स्टॉक पे, नेशनल फर्टिलाइजर पे। ये सब बजट वाला स्टॉक, मैंने बजट वाले वीडियो बना रखे हैं और मैंने दिया हुआ भी चैनल पर प्रोवाइड भी किया हुआ है टोनी सर। तो ये टोनी गुप्ता जी रांची से सवाल भेज रहे हैं। अब टोनी जी के बाद अगला सवाल बढ़ूंगा, और इनका सवाल है मुंगेर से सुकोमल जी लिख रहे हैं, एशियन पेंट, डी मार्ट, पेटीएम में पोजिशन बना सकते हैं। अभी जस्ट मैंने पेटीएम बताया सर, जस्ट पीछे चले जाइए, जस्ट पीछे टोनी जी का सवाल होगा, जस्ट उसके पीछे एक सवाल आएगा। तो पेटीएम के बारे में मैंने बताया कि पेटीएम मेरा भाव आता है 600 से 700,
वहाँ पे आएगा तो मैं ज़रूर पोजीशन अपना कोशिश करूँगा, अदरवाइज मैं थोड़ा वेट कर लूँगा। ऊपर चला जाएगा तो अगर आपको लेने का मन है तो 1000 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, उसके बाद पोजीशन बनाइए। एशियन पेंट मैंने एशियन पेंट के पास हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, तो एशियन पेंट भी एकदम सही लेवल पर तो नहीं कह सकता, क्योंकि एशियन पेंट का कोई लेवल अभी के भाव पे सही नहीं है। सही अगर ये 3000 के आसपास मिले तो कहेंगे कि सही है। अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिस्क लेना होगा, और 3100 की स्टॉप लॉस के साथ अगर बाइंग करना है तो कर सकते हैं। 3400 के ऊपर अगर जाता है तो 3500-3600 के एक टारगेट बन सकते हैं एशियन पेंट में। एशियन पेंट में मैं हमेशा ही ऐसे बुलिश रहता हूँ। डीमार्ट ठीक है सर, रिटेल किंग है, अब क्या चाहिए डीमार्ट में, है ना। डीमार्ट 4000-4300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 4000 पर एक बार मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है 4000, 4500 के ऊपर निकल जाता है तो एक बार वहां पर फिर पोजीशन बनाएंगे, या तो 4000 या तो 4500 के ऊपर, बीच में अभी कुछ भी नहीं हो पाएगा यहाँ पे सर।